सबसे पहले हम बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की कहानी क्या रही है? देखो, 2016 में आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 को अमेंड किया गया। 2016 में आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 को अमेंड किया गया और इस अमेंडमेंट के थ्रू कहा गया कि एक स्टैट्यूटरी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को सेटअप किया जाए। और इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का काम क्या होगा? इसका काम होगा जो भी मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट में लिखा हुआ है उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको फुलफिल करना। और इसी के चलते 2016 में ही सेटअप किया गया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को। बहुत सिंपल, 2016 में आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 को अमेंड किया गया और इस अमेंडमेंट के थ्रू कहा गया कि एक स्टैट्यूटरी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को सेटअप किया जाए। और इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का काम क्या होगा? इसका काम होगा जो भी मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट में लिखा हुआ है उसको इंप्लीमेंट करना, उसको फुलफिल करना। एक सवाल ये भी आता है कि ये जो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है ये क्या कहता है? पहले तो इस एग्रीमेंट को साइन किया गया 2015 में। कब साइन किया गया? 2015 में साइन किया गया। और किसके बीच में साइन किया गया? गवर्नमेंट और आरबीआई के बीच में साइन किया गया इस मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को। इस मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट में क्या कहा गया? द वेरी इंपॉर्टेंट, आरबीआई को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई इन्फ्लेशन टारगेटिंग की। आरबीआई को जिम्मेदारी दे दी गई कि आपको इन्फ्लेशन को 4% ±2% की रेंज में रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या बोला गया? आरबीआई को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई इन्फ्लेशन टारगेटिंग की। आरबीआई को बोल दिया गया कि आपको इन्फ्लेशन को 4% ±2% की रेंज में रखना है। और कब तक के लिए रखना है? इसको रखना है अंटिल 2026। और साथ में यह भी बोल दिया गया कि ये जो इन्फ्लेशन के टारगेट्स हैं, अगर ये टारगेट्स 3 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स तक एक्सीड होते हैं तो आरबीआई को, गवर्नमेंट को जवाब देना होगा और बताना होगा कि आरबीआई इस इन्फ्लेशन टारगेटिंग में क्यों फेल हो गया, इसके पीछे क्या रीजंस रहे। बहुत सिंपल, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट कब साइन हुआ? 2015 में साइन हुआ। किस किस के बीच में साइन हुआ? गवर्नमेंट और आरबीआई के बीच में साइन हुआ। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कही गई, आरबीआई को जिम्मेदारी दी गई इन्फ्लेशन टारगेटिंग की। आरबीआई को बोला गया कि आपको इन्फ्लेशन को रखना है 4% ±2% की रेंज में। और साथ में यह भी बोल दिया गया कि ये जो इन्फ्लेशन के टारगेट्स हैं, अगर ये 3 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स तक एक्सीड होते हैं तो आरबीआई को, गवर्नमेंट को जवाब देना होगा और बताना होगा कि आरबीआई इन्फ्लेशन टारगेटिंग में क्यों फेल हो गया। और इसी इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए आरबीआई पीरियोडिकली रिव्यू करता है रेपो रेट को। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग्स होती हैं और इस रेपो रेट को रिव्यू किया जाता है। कभी इसको कम किया जाता है तो कभी इसको ज़्यादा किया जाता है तो कभी इसको सेम भी रखा जाता है, डिपेंडिंग अपॉन कि सिचुएशन क्या है। और जब इस रेपो रेट को चेंज किया जाता है तो मनी सप्लाई में चेंज देखने को मिलता है। इस रेपो रेट के थ्रू ही मनी सप्लाई को रेगुलेट किया जाता है। और मनी सप्लाई का क्या रिलेशन है इन्फ्लेशन के साथ में, उसके बारे में तो हमने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है, बातचीत की हुई है। अच्छा, 2016 में तो बना दिया गया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को। और अब ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ये रिव्यू करती है रेपो रेट को। लेकिन 2016 से पहले तक रेपो रेट को रिव्यू करने का काम किसका था? ये काम था आरबीआई गवर्नर का। लेकिन आरबीआई गवर्नर रेपो रेट को रिव्यू करते थे इन कंसल्टेशन विद द टेक्निकल कमेटी ऑफ आरबीआई एंड अदर एक्सपर्ट्स। टेक्निकल कमेटी ऑफ आरबीआई और एक्सपर्ट्स से कंसल्ट करने के बाद आरबीआई गवर्नर जो हैं वो इस रेपो रेट को रिव्यू किया करते थे। लेकिन अब 2016 से रेपो रेट को रिव्यू करने का काम किसका है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का है। एक बार फिर से देख लेते हैं जो भी अपन ने कहा। 2016 में आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 को अमेंड किया गया और इस अमेंडमेंट के थ्रू कहा गया कि एक स्टैट्यूटरी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को सेटअप किया जाए। इसका काम क्या होगा? इसका काम होगा जो भी मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट में लिखा हुआ है उसको इंप्लीमेंट करना, उसको फुलफिल करना। ये मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट कब साइन हुआ? 2015 में साइन हुआ। किस किस के बीच में साइन हुआ? गवर्नमेंट और आरबीआई के बीच में साइन हुआ। और इसमें क्या कहा गया? आरबीआई को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई इन्फ्लेशन टारगेटिंग की। आरबीआई को बोल दिया गया
कि आपको इन्फ्लेशन को रखना है 4% ±2% की रेंज में। कब तक के लिए? 2026 तक के लिए। अगर ये जो इन्फ्लेशन के टारगेट्स हैं वो 3 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स तक एक्सीड हो जाते हैं तो आरबीआई को, गवर्नमेंट को जवाब देना होता है और बताना होता है कि आरबीआई इन्फ्लेशन टारगेटिंग में क्यों फेल हो गया। और आरबीआई इन्फ्लेशन को टारगेट किस तरीके से करता है? रेपो रेट के थ्रू करता है। ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ये पीरियडिकली मिलती है और रेपो रेट को रिव्यू करती है और जो भी ज़रूरत होती है उसके हिसाब से रेपो रेट को या तो घटाती है या बढ़ाती है या कांस्टेंट रखती है। 2016 से पहले तक रेपो रेट को रिव्यू करने का काम किसका था? आरबीआई गवर्नर का था, लेकिन आरबीआई गवर्नर करते थे इन कंसल्टेशन विद टेक्निकल कमेटी ऑफ आरबीआई एंड अदर एक्सपर्ट्स। फिर सवाल आता है कि ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है इसका कंपोजिशन क्या है? देखो, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में टोटल 6 मेंबर्स हैं। कितने मेंबर्स हैं? 6 मेंबर्स हैं। इन 6 में से 3 आरबीआई के मेंबर्स हैं। इन 6 में से टोटल 6 मेंबर्स हैं, इन 6 में से 3 आरबीआई के मेंबर्स हैं। आरबीआई के कौन कौन से मेंबर्स हैं? एक तो खुद आरबीआई के गवर्नर, दूसरा वो डेप्यूटी गवर्नर जो कि मॉनेटरी पॉलिसी के इंचार्ज हैं, और तीसरा एक ऑफिशियल मेंबर आरबीआई का जिसको आरबीआई खुद नॉमिनेट करता है। टोटल 6 मेंबर्स हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में, जिनमें से 3 मेंबर्स होते हैं आरबीआई के। एक तो खुद आरबीआई के गवर्नर होते हैं, दूसरा आरबीआई का वो डेप्यूटी गवर्नर जो कि मॉनेटरी पॉलिसी का इंचार्ज है, और तीसरा एक और मेंबर जिसे आरबीआई नॉमिनेट करता है। और बचे हुए 3 मेंबर्स को नॉमिनेट करती है गवर्नमेंट। और ये जो बचे हुए 3 मेंबर्स हैं जिनको नॉमिनेट करती है गवर्नमेंट, इनको नॉमिनेट किया जाता है 4 साल के लिए और इनको रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता है। कोई भी एमपी, कोई भी एमएलए, कोई भी एमएलसी और कोई भी पब्लिक सर्वेंट इसमें अपॉइंट नहीं किया जा सकता है। बहुत सिंपल। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का कंपोजिशन क्या है? टोटल कितने मेंबर्स हैं? 6 मेंबर्स हैं। 6 में से 3 मेंबर्स हैं आरबीआई के। कहां से आते हैं? आरबीआई से। कौन कौन से? एक तो खुद आरबीआई के गवर्नर, दूसरा आरबीआई के वो डेप्यूटी गवर्नर जो कि मॉनेटरी पॉलिसी के इंचार्ज हैं, और तीसरा एक और मेंबर जिसे आरबीआई नॉमिनेट करता है। और बचे हुए 3 मेंबर्स को नॉमिनेट करती है गवर्नमेंट। और ये जो बचे हुए 3 मेंबर्स हैं जिनको गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है, इनका टेन्योर कितना है? 4 साल का। इनको रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता है, और कोई भी ऐसा इंसान जो कि एमपी है, एमएलए है, एमएलसी है या पब्लिक सर्वेंट है उसको अपॉइंट नहीं किया जा सकता है। आरबीआई गवर्नर जो हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के। और ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है इसको साल में कम से कम 4 बार मिलना ही मिलना होता है। ज़्यादा कितना भी मिल सकती है, लेकिन कम से कम 4 बार तो मिलना ही मिलना होता है। और ये बात हो गई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की। होपफुली ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। वैसे समझने वाला कुछ है ही नहीं, सारे फैक्ट्स हैं। एक छोटा सा पन्ना लो, उस पन्ने पे शॉर्ट में लिख लो, 2-4 बार रिवाइज करो और इसको बाइंड अप करो। अच्छा, फिर नितिन सिंघानिया में एक टॉपिक और दे रखा है, द मेजर एक्ट्स एडमिनिस्ट्रेड बाय आरबीआई। वो मेजर एक्ट्स जिनको आरबीआई एडमिनिस्टर करता है, इनका भी नाम देख लो, मोटा मोटा रटने की जरूरत नहीं है। कौन कौन से एक्ट्स हैं? आरबीआई एक्ट ऑफ 1934, आरबीआई एक्ट ऑफ 1934, दूसरा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949। ये दोनों तो बड़े इंपॉर्टेंट हैं और आपने कई बार इनका नाम सुना होगा। आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949। फिर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 1999। इसके बाद पब्लिक डेट एक्ट ऑफ 1944, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 1999, पब्लिक डेट एक्ट ऑफ 1944। इसके अलावा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्ट ऑफ 2006, फिर सरफाइजी एक्ट ऑफ 2002, फिर क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन एक्ट ऑफ 2005। इसके अलावा पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट ऑफ 2007 एंड फैक्ट्री रेगुलेशन एक्ट ऑफ 2011। ये वो एक्ट्स हैं, वो मेजर एक्ट्स हैं जिनको आरबीआई रेगुलेट करता है। हालांकि मैं एडवाइज ये करूंगा कि इनको रटने की जरूरत नहीं है, बस 1-2 बार देखो, जितने नाम याद रह जाएं ठीक है, ना रह जाएं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, अगर इनमें से कोई भी एक्ट करंट अफेयर्स में आ जाए, न्यूज में आ जाए, तो फिर उसके बारे में डिटेल में पढ़ना। बाकी आप बहुत इजीली इनको देख के और आगे बढ़ सकते हो। अच्छा, 2 रिपोर्ट्स की बात की गई है। एक है मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट। ये जो मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट है इसको पब्लिश करता है आरबीआई।
हर 6 महीने में आरबीआई पब्लिश करता है मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट को। और इस मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट में क्या बताया जाता है? एक तो बताया जाता है कि लास्ट 6 महीने में इन्फ्लेशन के डायनामिक्स क्या रहे हैं, इन्फ्लेशन की सिचुएशन क्या रही है, और दूसरा बताया जाता है कि अगले 6 से 18 महीने के बीच में इन्फ्लेशन और ग्रोथ किस तरीके की रहेगी। मतलब दो चीजों के बारे में बात की जाती है इस मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट में, जिसको पब्लिश करता है आरबीआई। एक तो ये बताया जाता है कि पिछले 6 महीने में इन्फ्लेशन की कहानी क्या रही है, और दूसरा बताया जाता है कि आने वाले 6 से 18 महीने में इन्फ्लेशन की कहानी क्या रहेगी और ग्रोथ की कहानी क्या रहेगी। और दूसरी रिपोर्ट है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ये जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है इसको भी आरबीआई पब्लिश करता है और हर 6 महीने में पब्लिश करता है। और ये जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है ये बात करती है अबाउट द असेसमेंट ऑफ सब कमेटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल ऑन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिस्क। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिस्क के ऊपर ये जो सब कमेटी है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, इसका जो असेसमेंट है उसके बारे में बात करती है ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। आपको तो सिंपल तौर पे इतना याद रखना है कि ये जो मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट है इसको पब्लिश कौन करता है? आरबीआई करता है। और ये जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है इसको भी पब्लिश कौन करता है? आरबीआई करता है। अच्छा, बहुत सिंपल सी चीजें हैं ये, ऐसी हैं कि आपको 1-2 बार रिवाइज करनी है। अपने शॉर्ट नोट्स में ढंग से अगर नोट्स बनाओगे तो 1-2 बार रिवाइज करोगे, 3 बार रिवाइज करोगे तो ये चीजें आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है, जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, या जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं उनको शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अच्छा, अब आज का लास्ट टॉपिक है कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड। कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड क्या होता है? देखो, जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो सभी स्टेट गवर्नमेंट्स इस कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड को मेंटेन करती हैं विद द आरबीआई। आरबीआई के पास में सभी स्टेट गवर्नमेंट्स इस कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड को मेंटेन करती हैं। इस कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड का पर्पस क्या है? देखो, स्टेट गवर्नमेंट्स की जो भी लाइबिलिटीज हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स की जो भी लाइबिलिटीज हैं, उन लाइबिलिटीज को रीपे तो करना ही है। भाई, स्टेट गवर्नमेंट ने कोई लोन ले रखा है, किसी का कर्जा ले रखा है, तो उसको वापस तो करना ही पड़ेगा। तो एक बफर के तौर पे क्रिएट किया गया है इस कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड को। बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं उनका जितना भी आउटस्टैंडिंग मार्केट लोन होता है उस लोन का लगभग 1 से 3% हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट्स डालती हैं इस कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड में। जैसे मान लेते हैं कि कोई स्टेट है, उसकी गवर्नमेंट ने 100 रुपए लिए हुए हैं लोन पे, तो इस 100 का 1 से 3% मतलब 1 से 3 रुपया जो है डाल दिया जाएगा कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड में, ताकि अगर कभी क्राइसिस आए तो ये जो कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड का पैसा है उसको यूज किया जा सके इन लाइबिलिटीज को रीपे करने के लिए। और ये एक तरीके से रिकरिंग डिपॉजिट है कि टाइम टाइम पर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इस कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड में पैसा डालती रहती हैं, ताकि कभी अगर क्राइसिस आए और जो लाइबिलिटीज हैं उनको रीपे करने की जरूरत पड़े एकदम से, तो ये जो कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड का पैसा है इसको बफर के जैसे यूज किया जा सके, इसको क्राइसिस के टाइम में यूज किया जा सके। इनिशियली इसको सेटअप किया गया था 1999-2000 में, और जब 1999-2000 में सबसे पहली बार इस कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड को सिर्फ 11 स्टेट्स ने सेटअप किया था। इनिशियली जब 1999-2000 में इस सिंकिंग फंड को सेटअप किया गया था तो सिर्फ 11 स्टेट्स ने इस सिंकिंग फंड को सेटअप किया। लेकिन फिर 12th फाइनेंस कमीशन बनाई गई थी 2005 से लेकर 2010 के बीच में, और इस 12th फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया था कि सभी स्टेट्स को अपना कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड सेटअप करना चाहिए। और आज की डेट में आरबीआई के पास में सभी स्टेट्स का कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड है। ये जो कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड है इसको एडमिनिस्टर कौन करता है? इसको एडमिनिस्टर करता है सेंट्रल अकाउंट सेक्शन ऑफ आरबीआई नागपुर। आरबीआई नागपुर का जो सेंट्रल अकाउंट सेक्शन है वो एडमिनिस्टर करता है इस कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड को। और ये जो कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड है
ये स्टेट्स के कंसोलिडेटेड फंड से और पब्लिक अकाउंट से एकदम अलग है, एकदम सेपरेट है। और स्टेट्स को ये परमिशन है कि वो इस कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड से बोरो भी कर सकते हैं जरूरत के टाइम पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो बेसिक तौर पे याद रखो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड। अच्छा, मैं कभी कभी बोल देता हूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इग्नोर ही कर दो। यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन हाँ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के हिसाब से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर न्यूज़ में आ जाए तो बहुत ज़्यादा ढंग से पढ़ना, बाकी बेसिक तौर पर याद रखो कि भैया ये क्या है। सभी स्टेट गवर्नमेंट जो हैं वो आरबीआई के पास में, किसके पास में, आरबीआई के पास में क्रिएट करती हैं इस कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड को। सबसे पहली बार कब सेटअप किया गया था? 1999-2000 में। और जब पहली बार सेटअप किया गया था तब सिर्फ 11 स्टेट्स ने सिंकिंग फंड को क्रिएट किया था, लेकिन फिर 12th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पे सभी स्टेट्स ने आज की डेट में कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड को क्रिएट किया हुआ है आरबीआई के पास में। क्यों क्रिएट किया जाता है ये? बेसिकली स्टेट्स की जो भी लाइबिलिटीज हैं उनको रीपे तो करना ही है, तो बफर के तौर पे क्रिएट किया गया है इस कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड को। स्टेट गवर्नमेंट्स को जो है वो उनकी जितनी भी आउटस्टैंडिंग मार्केट लोन्स हैं उसका लगभग 1 से 3% हिस्सा डालना होता है इस कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड में। एडमिनिस्टर कौन करता है इसको? सेंट्रल अकाउंट सेक्शन ऑफ आरबीआई नागपुर। और स्टेट्स का जो कंसोलिडेटेड फंड होता है और पब्लिक अकाउंट होता है उससे एकदम अलग है कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड। इस कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड से स्टेट्स को अगर जरूरत पड़े तो स्टेट्स बोरो भी कर सकती हैं। और इसके साथ आज की हमारी बातचीत खत्म हो गई। आज का सेशन तो बेहद छोटा और बेहद इजी सेशन है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि आपको समझना पड़े। कुछ फैक्ट्स हैं, उन फैक्ट्स को देखो, नोट्स को ढंग से बना लेना, कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।